Students, how to prepare ourselves for a competitive or entrance exam की इस सीडी टेस्ट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हर प्रत्याशी के सामने कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम को फेस करना एक बहुत बड़ी समस्या है और यह समस्या क्यों है, यह भी एक समस्या है। हर प्रत्याशी अपनी डिग्री या कोई भी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोचता है। वो अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भरता है, मार्केट में जाता है, यार दोस्तों से मिलता है, हर तरह की कोशिश वो अपनी तरफ से करता है और जैसे तैसे थोड़े बहुत गाइडेंस के माध्यम से वह अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करता है। जैसे ही वो अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप करता है, उसके उपरांत कुछ स्टडी मटेरियल या बुक्स कलेक्ट करने की कोशिश करता है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, कई बार हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो कोचिंग के लिए आते हैं, आते ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमसे करते हैं जो हंसी आना स्वाभाविक सी बात हो। कई बार तो प्रत्याशी ऐसे कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम मैथमेटिक्स में कुछ कमज़ोर महसूस करते हैं। कई प्रत्याशी इसके विपरीत कहते हैं, लेकिन जब एक टेस्ट उनके समक्ष रखा जाता है तो पता चलता है कि कमजोरी हर विषय में है। और जब उनको अपने आप अपनी कमजोरी का पता चलता है तो बड़ा असहाय सा महसूस करते हैं, क्योंकि जब तक अपनी नॉलेज का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जब तक आप अपने से किसी सीनियर के सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन ना करें। आप ग्रेजुएशन, मैट्रिक या +2 की डिग्री हासिल करने के बाद अपने स्तर के किसी भी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम को फेस करना चाहते हैं और उसके लिए फॉर्म भी भरते हैं, स्टडी मटेरियल भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब स्टडी मटेरियल पे तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको अपनी वो सभी कमजोरियां याद आने लगती हैं जो बचपन से लेकर डिग्री या सर्टिफिकेट लेवल तक आपने की। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से हम एक पाठ्यक्रम को रट्टे लगाकर याद करते हैं और अच्छे मार्क्स भी एग्जाम में हासिल करते हैं, लेकिन उन मार्क्स का सही दावेदार हमको नहीं माना जा सकता। स्टूडेंट्स, जब हम हायर स्टडी से निकलकर कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हमें कमजोरी महसूस होती है तो हमें पिछले सिलेबस को पढ़ने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम उस पिछले सिलेबस को, पिछली इंग्लिश ग्रामर को, पिछले लेसन्स को अच्छी प्रकार से रिपीट करें तो वो काम हमारा बहुत कम समय में कंप्लीट हो सकता है और पिछली कमजोरियां आसानी से दूर हो सकती हैं, क्योंकि यही कमजोरियां कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमारी असफलता का कारण बनती हैं।
अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम को फेस करते हैं तो स्टूडेंट्स, कम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम दो स्तर के होते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रवेश परीक्षा में अपीयर होते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मेरिट कैसे बनती है। तो प्रत्याशियों, मेरिट को लेकर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मेरिट बनती है वो सभी स्टेट्स के प्रत्याशियों की बनती है। अगर हम रेलवे या बैंकिंग या किसी भी नेशनल लेवल की परीक्षा या एमबीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं या इग्नू से होने वाले किसी भी प्रवेश परीक्षा की बात करते हैं तो वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट तैयार की जाती है। और यदि हम किसी रीजनल लेवल पर किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ क्षेत्रीय मेरिट तैयार की जाती है। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मेरिट लिस्ट में बहुत अंतर होता है। आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट स्तर पर होने वाली परीक्षा में स्टेट के प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई परीक्षाओं में एक तो प्रवेश सीट जो होती हैं उनकी संख्या कम होती है और जितनी वैकेंसीज सर्विसेज के लिए होती हैं उनकी संख्या भी बहुत कम होती है और जिसके प्रत्याशी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ऑल इंडिया लेवल पर हर स्टेट से प्रत्याशी उस एग्ज़ाम के लिए फाइट करते हैं। कई प्रत्याशी बाजार से केवल स्टडी मटेरियल परचेज करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है, मुझे वो सीन याद आ जाता है कि तैयारी करने का मेथड क्या है कि एमबीए की परीक्षा देनी है और एक बुक मार्केट से परचेज करके लाए। रेलवे एएसएम की परीक्षा देनी है, एयरफोर्स नेवी की परीक्षा देनी है, एक मार्केट से बुक परचेज करके लाए। पहला टेस्ट देखा, पहले टेस्ट में इंग्लिश थी और इंग्लिश का एक सेंटेंस देखा और ऐसे गर्दन हिलाई, हाँ इसमें ये आंसर होगा, और फिर पीछे जाके देखा आंसर नील। फिर अगले में कोशिश की और फिर गर्दन हिलाई, हाँ इसमें तो ये होगा, और फिर पीछे जाके देखा तो वो भी आंसर नहीं। फिर उस टेस्ट को छोड़ देते हैं, बीच में से उठाते हैं किताब को और उठा के देखते हैं मैथ का कोई क्वेश्चन सामने आता है और उस क्वेश्चन को देखा, इसका आंसर ये होगा, और पीछे देखा ABC नहीं। बड़ी बुरी हालत होती है और कुछ मजबूर सा महसूस करते हैं, कुछ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स मन में आ जाता है और बुक्स को उठाकर फेंक देते हैं। ये याद है कि हमने फॉर्म भरा है और हमें परीक्षा देनी है, लेकिन जब वो क्वेश्चन याद आते हैं जो बुक्स में देखे थे तो उस बुक्स की तरफ देखते तक नहीं और धीरे धीरे उस पर धूल जमने लग जाती है। और जब अचानक कॉल आती है तो फिर एक बार जोश आता है, वो मेरी कॉल आ गई और मुझे तो दिल्ली एग्ज़ाम देने जाना है। और फिर उस बुक्स को ऐसे ऐसे हाथ मार के सफाई करके और फिर उसको पढ़ने लग जाते हैं। और फिर याद आता है कि पहले हाथ लगाया था जब हालत बहुत बुरी थी, तो आखिरी में उसको उठा के देखते हैं। हिंदी का टेस्ट आता है और हिंदी के टेस्ट में देखते हैं, हाँ हिंदी तो मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ, किसी एक में तो मेरी पोजीशन अच्छी होगी। और जैसे ही देखते हैं कि ये कौन सा सर्वनाम है और पीछे देखते हैं नहीं,
तो हिंदी से भी विश्वास उठना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप वो सब नहीं कर सकते। कमी ये है कि जो हमने पहले किया उसको अच्छी तरह से नहीं समझा। हमने सिर्फ यही सोचा कि हम किसी तरह से पास हो जाएं, और जब हम उन कक्षाओं को पास करते आ रहे थे तो हमें सिर्फ एक ही चिंता थी कि हम किसी प्रकार से इन कक्षाओं से निकलें तो हमारा पीछा छूटे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आगे कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम भी हमें फेस करने पड़ेंगे, और जब उन पुस्तकों को उठाएंगे तो वही बातें फिर सामने आएंगी। देखिए, जिस पढ़ाई से आपने पीछा छुटवाया वो फिर आपके आगे आ गई। आज कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई भी ऐसी प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षा नहीं है, कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है, कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है, कोई भी ऐसा एंट्रेंस नहीं है जहां पर आप प्रवेश विदाउट परीक्षा के पास आए। इसलिए पढ़ाई, स्टडी करना, गहन अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। अब आप इन बातों की तरफ जो मैं आपको बताऊं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेशनल और रीजनल मेरिट के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमें इंग्लिश टेस्ट पर गौर करना चाहिए। इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या बातें आती हैं और क्या क्या जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश में सबसे पहला पार्ट्स प्ले जो करते हैं वो कॉमन एरर करते हैं। ये एक सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें ABCD पार्ट्स बना दिए जाते हैं, और उसमें आपको एक गलती छांटनी होती है। और आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बिना किसी बेस और बिना किसी ग्रामर की स्टडी के आप ऐसा करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन डिफरेंसेस, सब कुछ इंग्लिश ग्रामर में आना अच्छी तरह से ज़रूरी है। इसके बिना हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स भी कॉमन एरर पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में एरर को ढूंढ सकते हैं तो निश्चित तौर से आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, वही प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, डिग्री या अन्य बातें पूछी जाती है। उसके बाद पैराग्राफ्स जो होता है वो दे दिया जाता है। जब तक हमारी वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी, ग्रामर पे पूरी हमारी पकड़ नहीं होगी, तब तक हम पैराग्राफ को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते, और पैराग्राफ को समझने पर ही उस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर डिपेंड करते हैं। सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स, रेलवे, बैंकिंग, SSC, LIC, CPOs, MBA, बीएड इत्यादि लगभग सभी प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपोजिट और सिमिलर वर्ड्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी हमारी मीनिंग्स वोकेबलरी पे डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक पैराग्राफ को PQRS में अलग अलग करके रख दिया जाता है, और आपको उसे अरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना होता है, मीनिंगफुल पैराग्राफ। कई बार अरेंज द वर्ड्स भी बैंकिंग एग्जाम में जैसे पूछ लिए जाते हैं। एक सेंटेंस को के सभी वर्ड्स को अलग अलग ABC पार्ट्स में अलग कर दिया जाता है। जैसे डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, इसको अलग अलग करके रख दिया जाता है, फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज, ऐसे करके, और उसको आपको अरेंज करना होता है। इसी प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में अनेक शब्द का एक शब्द बोलते हैं, ये भी सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। बोल्ड पोर्शन इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के एक पोर्शन को बोल्ड करके ये पूछ लिया जाता है क्या ये सही है, और अगर
ये सही है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, अदरवाइज उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं ए बी सी उसमें कोई एरर होता है। इसी प्रकार से प्रेपोजिशन डिफरेंसेस आल्सो प्ले ए मेन रोल इन कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम। प्रेपोजिशन डिफरेंसेस की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट, कंफ्यूज वर्ड्स, जैसे हम कई बार प्रत्याशियों से पूछते हैं कि कौंसल CONSUL क्या होता है और COUNSEL क्या होता है, नहीं, इसका आंसर देना बड़ा ही कठिन होता है प्रत्याशियों के लिए। CONSUL कौंसल राजदूत और CONSEL कौंसल परामर्श, सलाह जिसको हम कह सकते हैं। कई बार मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम के प्रत्याशियों से अपने कोचिंग कॉलेज में इंग्लिश टेस्ट पर कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। आप भी देखिएगा प्लीज और गौर कीजिएगा इनमें क्या गलती है। माई फादर इज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली, क्या इस वाक्य में कोई गलती है या ये शुद्ध है? आप सोचिए इस पर। माई फादर इज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली। आप देखिए स्टूडेंट, कम बैक का प्रयोग एक साथ हो जाता है लेकिन रिटर्न बैक का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता। और ये रूल हर प्रत्याशी को कंफ्यूज करता है। जब कम बैक कर कहते हैं तो बैक को हटा दो सर, इसमें गलती लग रही है कि बैक को हटा दो, क्योंकि याद होता है कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। और जब कहते हैं कि रिटर्न बैक सही है तो कहते हैं हाँ ये सही है। तो यानी रिटर्न बैक जो है वो कंफ्यूज कर देता है। देखिए इस प्रकार के एरर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार कह देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज। आप देखिए जब रिक्वेस्ट कर दी तो प्लीज की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ प्लीज गलत है। कई बार मैं पूछता हूं कि मुझे इस सेंटेंस में आप एरर बताइए क्या है। एनी वन विल टेल यू द वे इफ यू विल आस्क। एनी वन विल टेल यू द वे इफ यू विल आस्क। सोचिए स्टूडेंट्स, क्या गलती आपको इसमें नजर आ रही है? मैं आपको एक हिंदी में रूल बताता हूं कि हम बोलते रहते हैं कि तुम्हें कोई भी रास्ता बता देगा यदि तुम पूछोगे, देगा पूछोगे, जबकि नियम ये कहता है कि डबल फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। एक ही वाक्य में डबल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कभी भी नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यदि वर्षा होगी तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, बिल्कुल गलत है। ऐसे वाक्य में एक कंडीशनल वर्ड होता है यदि, उसके बाद प्रयोग होने वाला विल और सेल हम डिलीट करके उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। देखिए, एनीवन विल टेल यू द वे इफ यू आस्क। देखिए, इफ यू आस्क, कोई भी तुम्हें रास्ता बता देगा यदि तुम पूछते हो। हम कहते हैं कि कोई भी तुम्हें रास्ता बता देगा यदि तुम पूछोगे तो। हम कहते हैं कि यदि वर्षा होगी तो मैं आपके घर नहीं आऊंगा, जबकि कहना चाहिए यदि वर्षा होती है। इफ इट विल रेन गलत है, इफ इट। इस तरह से हमें ये बातें याद रखनी चाहिए कि इफ इट विल रेन आई शैल नॉट गो देयर। तो इफ इट विल रेन ये गलत है, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो देयर। कई बार मैं ये पूछता हूं और आप भी सोचिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। आपको स्टूडेंट्स यकीन नहीं होगा कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट जो हमारे पास कोचिंग के लिए आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कोई कहता है इनका मतलब अंदर, इनटू का मतलब अंदर में, ऐसे यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप सोचिए
क्या मतलब होता है? देखिए स्टूडेंट्स, इन इज यूज फॉर रेस्ट पोजिशन व्हाइल इनटू इज यूज फॉर मोशन। इनका प्रयोग विराम अवस्था के लिए होता है, जब कोई चीज विराम अवस्था में होती है, जब कोई वस्तु व्यक्ति विराम अवस्था में होता है। अगर हम कहते हैं द चाइल्ड इज इन द बेड, तो देखिए बच्चा बिस्तर में है, चल थोड़ी रहा है, भाग थोड़ी रहा है वो। द चाइल्ड इज इन द बेड, द मिल्क इज इन द पोट। अगर हम यहाँ ये कहें कि द मिल्क इज इनटू द पोट या इनटू द जग, तो गलत है, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में है। और इनटू का प्रयोग, इनटू इज यूज फॉर मोशन, मोशन गति अवस्था के लिए होता है। हम कहेंगे द बॉल फेल इनटू द वेल, और फिर कहेंगे नाउ द बॉल इन द वेल। द बॉल फेल इनटू द वेल, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। तो देखिए वहां एक चीज विराम से गति में जा रही है, वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश के लिए चाहे हम मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे +2 लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे हम बीए या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर हमारा बेस अच्छा नहीं है, देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इन क्वेश्चंस में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप अपने आप को देखिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने तो बैठिए, आपको एक एक बात अलग से आपके सामने आ जाएगी कि आप में कमियां क्या क्या हैं, और उनको कमियों को दूर करने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर की बेस से, स्टार्टिंग से तैयारी करनी बहुत ही जरूरी है। देखिए मैं एक सेंटेंस और आपके सामने रखता हूं, ईच ऑफ देम वेंट देयर वे, ईच ऑफ देम वेंट देयर वे। इस सेंटेंस में क्या कमी है? ईच ऑफ देम वेंट देयर वे, सोचिए, ईच ऑफ देम वेंट देयर वे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कोई भी वाक्य जो ईच और एवरी से शुरू होता है वो कभी भी बहुवचन में नहीं होता। प्रत्येक ने अपना काम किया, प्रत्येक अपने रास्ते पर था। तो देखिए प्रत्येक अपने रास्ते पर था एक वचन, तो अपने, अपना भी एक वचन होगा। तो देखिए ईच ऑफ देम वेंट हिज, देखिए ईच ऑफ देम वेंट हिज वे, प्रत्येक में, सब में से प्रत्येक अपने रास्ते पर था। प्रत्येक के लिए कभी भी थे नहीं होता, था होता है। तो स्पष्ट है, हिंदी में तो हम अच्छी तरह से नहीं बता सकते, लेकिन हिंदी में भी अगर ये आ जाए कि प्रत्येक अपना काम कर रहा था, तो अपना क्या है, एक वचन या बहुवचन? एक वचन, क्योंकि प्रत्येक के लिए अपना आया है तो एक वचन है। हिंदी में अपना या अपने से नहीं, पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद यह ऐसा पता चलता है। लेकिन इंग्लिश में ईच ऑफ देम, ये बिल्कुल ठीक है, उनमें से प्रत्येक अपना काम कर रहा था। देखिए ये था जो आता है, यही ये बताता है कि वहां देयर आएगा या हिज आएगा। ईच ऑफ देम वेंट हिज वे। देखिए इसी तरह से स्टूडेंट देखिए, नाइदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स वाज प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस। नाइदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स वाज प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस, इसमें आपको क्या गलती नजर आती है? फिर सुनिए, नाइदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स वाज प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस। सोचिए क्या गलती इसमें है। देखिए मैं बताता हूं, नाइदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स, नाइदर का प्रयोग हमेशा 2 के लिए होता है, जबकि नन का प्रयोग हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होता है। अब अगर हम इस सेंटेंस को सीख भी लें तो कई जो सही प्रशिक्षण नहीं पाते, जिनको सही नॉलेज नहीं होती, वो कहते हैं सर इसमें 3 का प्रयोग है, नाइदर की जगह नन कर दो। कई कहते हैं कि सर नहीं, नन का प्रयोग नहीं सर, नाइदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स है, इसमें 3 की जगह 2 कर दो। लेकिन नहीं, आपको ये सोचना चाहिए कि गिनती में कभी कोई गलती नहीं होती, गलती ग्रामर में होती है। आप सेंटेंस को पढ़ते हैं नाइदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स, तो आप वहां 3 को देख के नाइदर को ठीक कर सकते हैं, नाइदर नहीं, यहां नन का प्रयोग होना चाहिए। और कई कहते हैं सर नाइदर ऑफ दीज 3 या 2 हैं, तो यहां पर वाज क्यों लगा, वर का प्रयोग होना चाहिए, बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाइदर, नन, एनी और आइदर,
इनसे कोई भी वाक्य शुरू होता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है। कैसे होता है? देखिए, दोनों में से कोई भी काम का नहीं था आया, थे तो नहीं आया। तीनों में से कोई भी काम का नहीं था आया, थे तो नहीं आया। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश में जहाँ तक कितनी समानता है, बस फर्क सिर्फ समझने का है कि आप उसको किस तरह से स्टडी करते हैं और किस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं कई बार कहता हूं स्टूडेंट्स से कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्यों नहीं आता? तो इसको एक्सप्लेन करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्यों नहीं होता? कहते हैं सर द ऑनेस्टी तो नहीं होता, इसके साथ दा तो नहीं लगता, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। देखिए, मैं बताता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। जो ईमानदारी एक अच्छी नीति है वो आपके लिए भी ईमानदारी है और मेरे लिए भी ईमानदारी है, यानी जनरल बात है। और जनरल यानी ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन होता भी है, विकल्प है। विकल्प क्या है? कि यदि भाववाचक संज्ञा को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, विशेष बना दिया जाए, तो उससे पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग हो सकता है। कैसे? अब विशेष कैसे होता है? देखिए, मैं कहता हूं ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी बात है, तो ये तो सबके लिए एक ही बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि ईमानदारी जो इस व्यक्ति ने दिखाई, देखिए ईमानदारी जो इस व्यक्ति ने दिखाई, तो इसका मतलब इस व्यक्ति की ईमानदारी बाकी ईमानदारी से अलग हो गई और पार्टिकुलर हो गई, विशेष बन गई। तो द ऑनेस्टी शोन बाय दिस मैन, आप ऐसे कहेंगे, तो वहां दी से वो पार्टिकुलराइज हो गया। इट मीन्स ऑनेस्टी को पार्टिकुलराइज करने पर उससे पहले, यानी भाववाचक संज्ञा को अगर पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, पार्टिकुलर बना दिया जाए, तो आर्टिकल दी का प्रयोग अवश्य होता है। अगला देखिए, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। जब हम पूछते हैं कि गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, द गोल्ड क्यों नहीं होता? तो देखिए, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक महंगी धातु है, आम बात है आपके लिए भी मेरे लिए भी। लेकिन इसको भी जब पार्टिकुलराइज कर दिया जाए तो आर्टिकल दी का प्रयोग यहां भी होता है। कैसे? देखिए, द गोल्ड ऑफ अमेरिका, इसका मतलब अमेरिका का सोना जो है हमने बाकी सोने से अलग कर दिया। द गोल्ड ऑफ यूर रिंग, आपकी अंगूठी का सोना हमने आपकी अंगूठी के सोने को अलग कर दिया। तो जब हम किसी भाववाचक संज्ञा को या मैटेरियल नाउन को पार्टिकुलराइज करते हैं, विशेष बना देते हैं, तो आर्टिकल दी का प्रयोग यहां पर होता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई, ये ग्रामर के पार्ट्स हैं। इनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप मैट्रिक बेस से, आप जिस भी कक्षा के, जिस भी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर रहे हैं, अगर आपको इन बातों में थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप बेस से एक बार सभी बातों को, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सभी पर अच्छी प्रकार से फिर से थोड़ा थोड़ा अध्ययन अवश्य करेंगे, ताकि आगे की स्टडी आपकी सही सुचारू रूप से चल सके। स्टूडेंट्स, आगे इंग्लिश के बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। और मैथमेटिक्स भी हर परीक्षा में लगभग कॉमन सा विषय होता है, जो सभी परीक्षाओं में जिससे संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आमतौर पर मैं मेरे इंस्टीट्यूट में जो भी प्रत्याशी आते हैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूं, आप भी इस पर गौर कीजिएगा। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? 90% प्रत्याशी कहते हैं कि सर उसकी 10% अधिक है तो उसकी 10% कम है। कुछ इसमें थोड़ा बहुत और जोड़ देते हैं, कुछ काउंटिंग करने लग जाते हैं। लेकिन प्रत्याशियों, ये एक छोटा सा प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस से, यानी स्टार्टिंग से हम इसको पहला क्वेश्चन भी मान सकते हैं। आप सोचिए, देखिए मैं बताता हूं आपको।
कि इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। आप इसी बात को याद रखें कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो आप 10 गुना 100 ये तो कर ही दे। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आप स्टार्टिंग लाइन को पकड़ लें कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो 10 गुना 100 क्या है 10% अधिक, और बटा 100 प्लस 10 कर दें 110, और अगर आप इसको काटते हैं तो आपको 100 बटा 11 मिलेगा। देखिए 100 बटा 11, और 100 बटा 11 को अगर हम खोलते हैं तो देखिए, यानी यहां पर 9 सही 1 बटा 11, देखिए 9 सही 1 बटा 11। लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात हमें समझ में आने के बाद भी हम गलती कर देते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, वो इसके अंदर भी कोई न कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट छोड़ देते हैं। 11 सही 1 बटा 9, और हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम ये ध्यान नहीं देते, हम एकदम टिक कर देते हैं। लेकिन देखिए ये क्या बनता है, 11 नेम 99 और 100 बटा 9। आपका क्वेश्चन वहां भी गलत हो जाता है। तो कहते हैं कि हर चीज की नॉलेज और पूरी नॉलेज होना जरूरी है। ये एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं, ये किस प्रकार से कितनी अहमियत रखते हैं, इन बातों को पूरे प्रशिक्षण के बाद ही आप जान सकते हैं। अदरवाइज हम पूरा सीखने के बाद भी अधूरा रहते हैं। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई जगह जो है 20%, 25% इस प्रकार के ऑप्शन जो होते हैं वो बड़े ही कंफ्यूजिंग होते हैं, और यहां पर हम मार खा जाते हैं। देखिए इसी प्रकार से कई बार मैं प्रत्याशियों से पूछता हूं, या कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में आपके समक्ष प्रॉब्लम आती है कि देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 85 का स्क्वायर क्या होगा, सोचिए प्रत्याशियों, सोचिए कि 85 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। जब भी मैं ये पूछता हूं तो मुझे जवाब मिलता है कि सर 85 को 85 से गुना करेंगे। देखिए हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि हम उनको हल करें। देखिए मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं कि 85 में ये जो 8 है, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई, एक आगे बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। 8 9 जा 72, और 5 को 5 से ही कर दीजिए 25। ये 5 फिगर जिसके पीछे 5 अंक होता है उसी पे ये लागू होता है। इसी तरह ये देखिए 75 का स्क्वायर क्या होगा, ये 7 है। देखिए इस 7 को आप एक आगे बढ़ाकर 8 से, 7 8 जा 56, और 5 को 5 से। इसी प्रकार से 65 का स्क्वायर देखिए 6 7, 6 7 जा 42, और 5 5 जा 25। इसी प्रकार से 95 का स्क्वायर आप लेते हैं, 9 10 जा 90, 25। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से तरीके मैथमेटिक्स में ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल टिप्स पे निकाल सकते हैं, लेकिन हम जब तक हमें वो सभी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं आती तब तक ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैंने 2 रेडियो 400 रुपए प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे, और एक पर मुझे 10% लाभ और दूसरे पर मुझे 10% हानि हुई, तो बताइए कुल सौदे में मुझे कितने प्रतिशत लाभ था अथवा हानि हुई। तो देखिए यहां पर हमें यहां ये 400 रुपए जो वैल्यू है, इसको हम देखेंगे कि दोनों की वैल्यू समान है। देखिए दोनों की वैल्यू समान है, और जब ये हम प्रश्न पूछते हैं तो इसका आंसर जो है नील मिलता है। देखिए मैंने 2 रेडियो 400 रुपए प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे, एक पर मुझे 10% लाभ और दूसरे पे 10% हानि हुई। कुल सौदे में मुझे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए जब लाभ और हानि ऐसे क्वेश्चन में जिन पे दोनों इस तरह के पॉइंट हो और लाभ और हानि बराबर हो, तो हमेशा वहां पर हमें हानि होती है। तो 10 गुना 10 बटा 100 आपको करके काटना चाहिए, 1% हानि होगी।
इसी तरह से देखिए, मैंने 2 घोड़े 5,000 प्रति घोड़े के हिसाब से बेचे, एक पर मुझे 20% लाभ और दूसरे पे 20% हानि हुई, तो कुल सौदे में मुझे ये देखिए हमेशा हानि होती है, 4% हानि आपको होगी। कई कहते हैं सर कि कम ज्यादा क्यों नहीं है। देखिए कम ज्यादा अगर हो तो वहां तो वही चीज ज्यादा हो जाएगी जो ज्यादा है, और जो ज्यादा कम होगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो वहां क्रिएट होती है जहां पर दोनों लाभ और हानि दोनों बराबर हो, वहां क्या होगा, वहां पर हमेशा हानि होती है। तो कई प्रत्याशी कहते हैं सर ऐसा कैसे होता है। स्टूडेंट देखिए आप, मैंने एक रेडियो 100 रुपए का बेचा जिस पर मुझे 10% हानि हुई। देखिए 100 रुपए का बेचा जिस पर मुझे 10% हानि हुई, इसका मतलब मैंने ये 110 के आसपास खरीदा था। 100 का बेचने पर 10% हानि हुई तो स्पष्ट 110 के आसपास खरीदा था। और दूसरा मैं कहता हूं कि मैंने एक रेडियो 100 रुपए का बेचा जिस पे 10% लाभ हुआ, इसका मतलब वो 90 का खरीदा था। तो एक का क्रय मूल्य तो 90 हुआ और एक का क्रय मूल्य 110 हुआ, बराबर कैसे हो सकता है? बराबर होने का तो सवाल ही नहीं है। देखिए एक चीज मैं 100 की खरीदता हूं, एक चीज मैं 100 रुपए की बेचता हूं, मुझे 10% हानि होती है, इसका मतलब वो 110 की खरीदी थी, 110 के करीब खरीदी थी। एक चीज मैं 100 की बेचता हूं जिसे 10% लाभ होता है, इसका मतलब मैंने 90 की खरीदी थी। जब दोनों का क्रय मूल्य ही अलग है तो ये बराबर कैसे होंगे? कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर बराबर हो गया, एक 10 लाभ हो गया, एक जगह 10 हानि हो गई, बराबर हो गए तो इसमें तो ना लाभ हुई ना हानि हुई। तो ऐसा नहीं होता। देखिए कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही, भ्रमित करने वाले क्वेश्चन जो हैं, जो बिल्कुल इजी होते हैं, वही पूछे जाते हैं। आप कई एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं 5/6, 4/7, 3/4, 8/7। देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें आप बता देंगे, कि कुछ भी हो सकता है। बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 तरह से। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा, इन संख्याओं का कौन सा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए 3 तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है, लेकिन आप इसको करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, या आप इसके यहां पॉइंट्स निकालते हैं और फिर बड़ा होता है ये बड़ा है जी, छोटा होता है ये छोटा। लेकिन नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप, मैं बताता हूं आपको कौन सा ढूंढना है। सोचिए आपको बड़ा ढूंढना है, तो देखिए क्या करेंगे हम, बड़ा ढूंढना है हमें, इनमें से बड़ा कौन सा है। ये देखिए 5×7=35, इसके ऊपर 35 आ गया, और ये देखिए 6×4=24, इस पे 24 आ गया। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? ये 35 जिस पे आया, इसको काट दो, इसको भी काट दो यहां से। अब अगले के साथ कंपेयर, ये बड़ा हो गया इन दोनों में, अब इससे कंपैरिजन कीजिए, इसका कंपेयर कीजिए। 4×5=20, इस पे 20 आ गया, और 6×3=18, इस पे 18 आ गया। अब कौन सा बड़ा हुआ? यही तो हुआ, तो इसको भी काट दीजिए, इस 20 को भी हटा दीजिए। अब अगले से कीजिए, 5×7=35, 7×5=35, और 6×8=48। तो देखिए अब ये छोटा पड़ गया, तो देखिए ये बड़ी संख्या हुई। और इसी तरह से अगर आप छोटी संख्या निकालते हैं तो छोटी संख्या में जो छोटा आता जाए उसको तो लेते जाएं और बड़े को मिटाते जाएं, बड़ा आ जाएगा। और इसी से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग भी निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल इजी सा मेथड है, और इससे आप सभी बातों को अच्छी प्रकार से सीख लें। कई बार देखिए छोटी सी काउंटिंग की बात है, 38, और 38 का स्क्वायर हमें करना है, और 38 को 38 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आप, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 8×8 64, 64 6। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, 8×3 = 24, 8×3 = 24, और 24×24 = 48, 6×4 = 5, और 3×3 = 9, और 5×14। ये देखिए ये निकल गया। ये समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा समझा देता हूं। ये देखिए 56 को लीजिए, 6×6 = 36, 6 3 हासिल लग गई। 5×6 = 30, 5×6 = 30। देखो क्रॉस कीजिए, ऐसे क्रॉस, और उनको जोड़ दीजिए, 5×6 = 30, 5×6 = 30, 30 और 30 60, और 3 63, 6 5×5 = 25, और 6 = 31।
देखिए इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड होते हैं उनसे हम, इसी तरह 3 फिगर की होती है। देखिए 3 फिगर से आगे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा जितना भी हम लंबा सीखने की कोशिश करेंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फायदे की बात नहीं होती। लेकिन कई बार हमें कैलकुलेशन जब करनी होती है इन बातों की बहुत जरूरत होती है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो 38 का स्क्वायर है, अगर अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे? देखिए अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, 38 है और इसको आप 17 से कर दीजिए तो भी हो जाएगा। 7 8 56, 5 7 21 और 8 एकम 8, 21 8 29, 5 34, 3 3 एकम 3 और 3 6। ये देखिए आप कर सकते हैं। बहुत सभी मेथड हैं जिनके बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसके देखिए कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो वही धन इसी दर पर 9 गुना होने में कितना समय लेगा? देखिए साधारण ब्याज में भी ये क्वेश्चन मैंने मैथ 1 पार्ट में करवाया था और चक्रवर्ती ब्याज में भी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए स्टूडेंट बहुत दुखी होते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। इफ ए सम बिकम्स 3 times of itself in 3 years, then how many time it will take to become 9 times of itself with the same rate? देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो वही बात है। देखिए स्टूडेंट, मूलधन इंटू 1 प्लस दर या आर बटा 100, कहता है कि 3 वर्ष में देखिए समय पावर ऊपर जाती है, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 3p, 3 मूलधन, यानी मूलधन का 3 गुना, मूलधन का 3 गुना, ये भी हम कह सकते हैं। देखिए हम इसको फर्स्ट समीकरण भी बोल सकते हैं कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर पर, चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला हमने लगा दिया, 3 वर्ष में पावर हमने 3 दिखा दी, 3 गुना हो जाता है, यानी मूलधन का 3p, 3 गुना p, मूलधन का 3 गुना हो जाता है तो वही धन इसी दर पर, अब दूसरा इसी दर पर, तो दूसरा हम समीकरण बनाएंगे, दर वही है, सेम दर है बटा 100, उसी दर पर कितने 9 गुना होने में कितना समय लेगा? अब समय नहीं दिया, ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क, 9 गुना होने में कितना समय लेगा? तो अब देखिए यहां पर 9 गुना यानी 9p, यानी मूलधन का 9 गुना, 9 गुना, देखिए 9p मूलधन का 9p, यानी p मूलधन, 9p मूलधन का 9 गुना। अब देखिए यहां पर ये बात मेन है जो आपको समझनी है। कहता है कि कोई धन 3 वर्ष में अपना 3 गुना हो जाता है, मूलधन का 3 गुना हो जाता है, कोई धन अपना 3 गुना हो जाता है तो वही धन कितने समय में अपना 9 गुना हो जाएगा? यहां पर ये 9 गुना हो जाएगा, इसको आप पकड़ लें और इसको पकड़ के आप ये देखें कि ये किसका क्यूब या स्क्वायर बनता है। देखिए ये क्यूब तो बनता नहीं, क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है जैसे 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, और ये 8 किसका क्यूब होता है? 2 की पावर 3 बराबर है 8। और स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको पता है, जैसे 3 की पावर 2 बराबर है 9, तो ये स्क्वायर है और 3 शक्ति होती है तो वो क्यूब होता है। ये 9 देखिए क्यूब तो बनता नहीं है, तो क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। देखिए 3 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हुआ? 3 का स्क्वायर। देखिए, और 3 का अगर ये स्क्वायर बनता है तो इसकी ये पावर जो है ये हम यहां पर ले आएंगे। देखिए, और पावर अगर ये यहां पर आती है तो देखिए दोनों की पावर की गुना हो जाती है, 3 गुना 2 बराबर है 6 वर्ष। 6 वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन और देखिए, आपको अच्छी तरह से
अगर ये समझ में भी नहीं आया होगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए वही बात है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100। कहता है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 15 वर्ष में, अब देखिए यहां 15 वर्ष, पावर कितनी है 15 वर्ष, टी की जगह 15 वर्ष, दुगना हो जाता है, यानी डबल। देखिए मूलधन जो है वो डबल हो जाता है, और डबल का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, 2p, यानी मूलधन का 2 गुना। देखिए कहता है कि वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए वही धन r बटा 100 कितने वर्ष में, देखिए 8 गुना हो जाएगा, यानी 8p, मूलधन का 8 गुना। अब वही बात है, ये देखिए 8 क्या बनता है, यहां बनता है 2 का क्यूब। देखिए 2 का क्यूब बनता है, तो देखिए पावर जो है ये यहां पर आ जाएगी, और यहां पर पावर आएगी तो 15 गुना 3, इसका मतलब 45 वर्ष में वह से। इसमें 5 नंबर दिए गए हैं, ये आप अच्छी प्रकार से देखिए, 5 नंबर दिए गए हैं। इसमें कोई एक आकृति जो है वो गलत रूप से मेंशन की गई है। अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो यह क्लासिफिकेशन जो है सही हो जाती है। अब इसमें देखिए पहली रीजनिंग में स्पष्ट है कि पहली एरो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप दूसरी को देखें तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। फिर तीसरी को आप देखें तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, जबकि चौथी को अगर आप देखें, फोर्थ को आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और अगर फिफ्थ को आप देखते हैं तो फिफ्थ जो है वो, फिफ्थ को अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर पहली को और दूसरी को और चौथी को और पांचवी को अगर हम देखते हैं तो ये सभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जबकि 3 नंबर को अगर हम देखते हैं तो यह क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इसलिए 3 नंबर इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अगली में आप देखिए, अगली में एक स्टिक के इस एंड पर और दूसरे एंड पर 2 आकृतियां लगाई गई है। देखिए पहला सर्कल है और दूसरा जो है पंचभुज जैसी कोई आकृति है। देखिए पहला सर्कल है और दूसरा पंचभुज जैसी आकृति है। बीच में ये देखिए, बीच में सभी में ये चाप लगाई गई है। ये 2 में इस तरफ है जबकि बाकी में इस तरफ है, तो इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। आप इधर देखिए ये 0 है, ये पंचभुज है, दोनों अलग अलग एंड पे अलग अलग आकृतियां हैं। इसमें देखिए ओवल है, त्रिभुज है, ये भी अलग अलग है। इसमें देखिए दोनों एक जैसी हैं, त्रिभुज हैं, ट्रायंगल हैं। और इसमें देखिए रेक्टेंगल और इधर जो है स्क्वायर है, तो ये भी अलग अलग है। इधर देखिए सर्कल और पंचभुज है, तो ये भी अलग अलग है। इसका मतलब स्पष्ट है कि 3 नंबर आकृति में त्रिभुज, दोनों ही तरफ त्रिभुज है, एक जैसी आकृति है, जबकि बाकी सभी में दोनों एंड पर अलग अलग आकृतियां हैं। अतः इसमें हमारा आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। अगली आकृति में आप ध्यान से देखिए, इसको अगर आप इस सफेद पत्ती, सफेद लीव को देखते हुए अगर हम चलते हैं तो इसको देखिए, सफेद को घुमाते हैं तो ये देखिए इस साइड में घूम रही है। दूसरी को आप घुमाओगे तो देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज घूम रही है। पहली भी क्लॉकवाइज घूम रही है, दूसरी भी क्लॉकवाइज घूम रही है, तीसरी भी क्लॉकवाइज घूम रही है, चौथी देखिए, चौथी भी क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन पांचवी देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हमारा आंसर जो है 5 आ जाएगा। लेकिन इसी को दूसरे बच्चे जो हैं, कई प्रत्याशी ब्लैक से देख सकते हैं, मर्जी है आपकी, जैसे भी आप देखें ब्लैक से भी आ जाएगा। ब्लैक को देखिए, ब्लैक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में, और इधर भी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। लेकिन यहाँ देखिए घड़ी की दिशा में घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। इसलिए हमारा आंसर जो है दोनों ही एंगल से, ब्लैक से और व्हाइट से, दोनों से ही हमारा आंसर जो है 5 आता है। अतः इसमें 5 नंबर आकृति जो है बिल्कुल ही अलग है। अगले में देखिए 2 स्टिक सभी में दी गई है और 2 स्टिक के ऊपर हमें अध्ययन करना है। इसमें देखिए फर्स्ट के अंदर जो ये चाप है, इसका मुंह बाहर की तरफ है। इस देखिए इस दोनों डंडियों से, स्टिक से बाहर की तरफ है फर्स्ट में, जबकि सेकंड में ये चाप अंदर की तरफ है।
और थर्ड में भी चाप अंदर की तरफ है, फोर्थ में भी स्टिक के अंदर की तरफ चाप है, और फिफ्थ में भी चाप जो है वो अंदर की तरफ है। लेकिन फर्स्ट में हम देखते हैं तो चाप जो है वो बाहर की तरफ है। अतः हमारा आंसर जो है फर्स्ट ही इसमें आ जाएगा। आप अच्छी प्रकार से इसको समझ रहे हैं। अगला देखिए, अगले में ये 5 व्यक्तियों के मुंह की आकृति, फेस की आकृति दी गई है, जिस पे आईब्रो, आईज, नोज और लिप दिखाए गए हैं। देखिए, भौ दिखाई गई है, आंखों के ऊपर की भौ दिखाई गई है, आंखें दिखाई गई हैं, नाक दिखाई गई है, और इसमें लिप दिखाए गए हैं, होठ दिखाए गए हैं। तो आप देखिए, पहले में अगर हम भौ को देखते हैं तो आईब्रो देखिए सभी में एक जैसी है, अतः इनमें कोई भी गलती नहीं है। फिर हम आंख को देखते हैं तो आंख भी देखिए सभी में एक जैसी है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हम नोज को देखते हैं तो नोज में देखिए, पहले में त्रिभुज, त्रिभुज से नोज बनाई गई है, फिर त्रिभुज से नोज बनाई गई है, तीसरे में भी त्रिभुज से बनाई गई है, चौथे में देखिए चतुर्भुज से यानी स्क्वायर से नोज बनाई गई है, जबकि पांचवें में रेक्टेंगल से, ट्रायंगल से, त्रिभुज से नोज बनाई गई है। सभी में त्रिभुज से नोज बनाई गई है, जबकि 4 नंबर में स्क्वायर से यानी वर्ग से नोज बनाई गई है। इस प्रकार से हमारा आंसर इसमें 4 नंबर जो है। तर्क शक्ति भी बहुत वास्ट विषय है, इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। इसमें कुछ ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है। यह एक ऐसा विषय होता है जिससे हम टोटली अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि हमने इसकी स्टडी कहीं भी नहीं की होती। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यदि घड़ी में 10:10 का समय हुआ हो तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर हमें क्या समय महसूस होगा। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर हमें क्या समय महसूस होगा, या ये पूछ लिया जाता है यदि दर्पण प्रतिबिंब में कोई समय 10:10 दिखाई दे रहा हो तो वास्तव में क्या समय होगा, घड़ी में वास्तव में क्या समय होगा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि एक पार्टी में 5 आदमी इकट्ठे हुए जिन्होंने आपस में एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाए, तो बताओ पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ZBLOM ये जो अल्फाबेट है, जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं, इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए, पता नहीं किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उनका आंसर देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये 3 प्रश्न मैंने आपसे बिल्कुल इजी लेवल पे पूछे हैं, इन्हीं को आप देखिए। मैं आपको अभी करवाता हूं कि यदि घड़ी में 10:10 का समय हुआ हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके समक्ष आ जाए तो आप एक काम अवश्य करें कि 12 में से 10:10 को आप घटा दें। 12 में से 10:10 को आप घटा दें। यहां देखिए, जब हम एक हासिल यहां लेते हैं तो यहां 60 मिनट आएंगे, और 60 में से 10 जाते हैं तो 50 बचते हैं। देखिए, और आगे 11 बच गए। 11 में से 10 को हम निकालते हैं तो हम यहां पर केवल 1 बचता है। देखिए, तो 1:50 का समय आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से ये उल्टा भी पूछ लिया जाए कि यदि दर्पण प्रतिबिंब में 10:10 का समय हो तो वास्तव में घड़ी में क्या समय होगा, तो भी आप इसको 12 में से घटा देते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है यदि 5 आदमी एक पार्टी में इकट्ठे होते हैं और आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो देखिए, इसका बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है कि अगर 5 आदमी पार्टी में इकट्ठे हुए तो 5 गुना 1 घटा दीजिए 4। 5 में से 1 घटाकर और उसको आगे गुना कर दीजिए। 5 गुना 4 और बटा 2, हमेशा बटा 2। देखिए, 5 गुना 4 5 × 4/2,
इसको हम काटते हैं तो देखिए 10 बार हाथ मिलाएंगे। अब कई प्रत्याशी कह देते हैं कि सर ये 10 बार समझ में नहीं आया, कैसे हाथ मिलाए। तो देखिए पहला आदमी 1 2 3 4 5, देखिए पहला आदमी 4 से हाथ मिलाएगा, देखिए पहला 4 से हाथ मिलाएगा, दूसरा 3 से हाथ मिलाएगा, देखिए तीसरा 2 से हाथ मिलाएगा, चौथा 1 से हाथ मिलाएगा, पांचवें को जरूरत क्या है, सभी मिला तो गए। देखिए पांचवें को जरूरत ही नहीं है, सभी मिला गए, 4 और 3 7 और 3 10, देखिए 10 बार हाथ मिलाए। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला मैंने आपको बताया था कि ZBLOM, ये अलग अलग अंक दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से भिन्न भिन्न जो है अल्फाबेट कौन सा है। तो देखिए सोचने की बात है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी थिंकिंग जो है वाइड हो जाती है, तो आप बता भी सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखिए यहां पर जो ओ जो है ये वावल है, बाकी सभी जो है उनको आप देखिए सभी कॉन्सोनेंट हैं, ये वावल है यानी स्वर है और बाकी सभी व्यंजन है, इसलिए इसमें ओ अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से नॉन वर्बल रीजनिंग भी सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में आपके समक्ष आएगी। नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है उसके भी बहुत ही तरीके होते हैं, सूत्र होते हैं, जिनके बिना नॉन वर्बल रीजनिंग यानी आकृतियों की प्रॉब्लम को करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं हिंदी में। हिंदी कॉमन विषय तो नहीं होता, लेकिन फिर भी रेलवे इत्यादि की परीक्षाओं में, बीएड की परीक्षाओं में या कई एंट्रेंस एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। हमारी आदत है हम मुहावरे रटते हैं, मुहावरों को अच्छी तरह से याद करते हैं, हम पर्यायवाची, हम विलोम शब्द, हम इनको रट्टे मारते हैं और अच्छी तरह से याद करके चले जाते हैं। और हमारी थिंकिंग ये होती है हिंदी तो हम कर लेंगे, हिंदी तो बहुत ईजी भाषा है। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कक्षा में प्रत्येक मौजूद थे, तो देखिए कक्षा में प्रत्येक मौजूद थे, इसमें आप त्रुटि छाटिए, शुद्धिकरण कीजिए। तो कक्षा में प्रत्येक मौजूद था होता है, थे नहीं होता। देखिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया मेरे लिए फला चीज ला दें। अब देखिए आपसे प्रार्थना है, कृपया, प्रार्थना भी की और कृपया भी की। देखिए छोटी छोटी त्रुटियां ऐसे कर दी जाती हैं कई बार। देखिए आप देखिए अगर इस लेवल पर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और आप तैयारी करके जाते हैं, मुहावरे इत्यादि रट के आप तैयारी करके जाते हैं, लेकिन वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते। आजकल कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम काफी टफ लेवल पर हो गए हैं, कंपटीशन ज्यादा होने के कारण टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि यह कौन है, यह कौन में, यह कौन है में यह कौन सा सर्वनाम है, देखिए आप अगर यह कौन है में यह कौन सा सर्वनाम है तो आप नहीं बता पाएंगे। देखिए आप नहीं बता पाएंगे यह कौन सा सर्वनाम है, जबकि मैं कहता हूं कि यह कौन है। देखिए हम कुछ भी करेंगे, ये कहेंगे यह कौन है या ये कहेंगे यह कौन है, तो देखिए जब हम इशारा करते हैं तो इट मीन्स संकेतवाचक। जो जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो सामने है, निश्चय है, निश्चित है, निश्चयवाचक। अब यही मैं आपसे पूछूं कि बताइए शीतोष्ण में कौन सा समास है, शीतोष्ण, या मैं कहूं खट्टा मीठा में कौन सा समास है। आप एकदम बोलेंगे खट्टा मीठा में द्वंद्व समास है, खट्टा और मीठा बराबर के हैं, दोनों में द्वंद्व समास है। लेकिन नहीं, द्वंद्व समास और क्रमधारीय समास ये दोनों का कंफ्यूजिंग पॉइंट है। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं और विशेष्य होते हैं। माता पिता, देखिए माता पिता, दिन रात दोनों बराबर हैं, विशेष्य हैं, विशेषण नहीं है। लेकिन क्रमधारीय समास में दोनों पद कर्म धारण करने वाले विशेषण होते हैं। कर्मधारीय समास देखिए शीत और उष्ण, शीत सर्द, उष्ण गर्म, दोनों विशेषण हैं, और जहां विशेषण दोनों पद विशेषण होते हैं वहां कर्मधारीय समास होता है। इसी तरह से पूछ सकते हैं
कि मैं पत्र लिखता हूं। अगर आपको कहा जाए कि कारक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, आप कहते हैं कर्ता ने कर्म को, और मैं कहता हूं कि राम पत्र लिखता है, और आपसे पूछता हूं कि इसमें कौन सा कारक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप ये नहीं बता पाते, मैं आपको बताता हूं कि ये कर्ता कारक है। आप कहते हैं जी इसमें तो कर्ता ने कर्म को, देखिए ऐसे कर्ता ने कर्म को, आप कहते हैं जी इसमें कर्म कारक है, तो जिसमें को तो नहीं है। राम पत्र लिखता है और मैं कहता हूं राम पत्र को लिखता है, देखिए हो गए कंफ्यूज। राम पत्र को लिखता है, अब ये कर्म हो गया क्योंकि को आ गया। लेकिन मैं कहता हूं मैं पत्र लिखता हूं, राम पत्र लिखता है, अब तो नहीं है सर। देखिए को यहां एक ऐसा प्रसर्ग है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। वैसे दिखाई देता है कैसे कि कई बार को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक होता है। कब? जब वाक्य में कर्म अप्राणीवाचक हो, जब वाक्य में कर्म प्राणीवाचक हो। राम ने गधे को पीटा, देखिए राम ने गधे को पीटा, अब गधा क्या है? प्राणीवाचक, तो प्राणीवाचक के साथ को लगता है, अप्राणीवाचक के साथ को नहीं लगता। यहां देखिए राम पत्र लिखता है, तो पत्र क्या प्राणीवाचक है? नहीं। कर्म कारक की ये पहचान है कि जब कर्म अप्राणीवाचक हो तो को विभक्ति की आवश्यकता नहीं, और जब कर्म प्राणीवाचक है तो को विभक्ति की आवश्यकता है। जब कर्म अप्राणीवाचक है तो को विभक्ति की आवश्यकता नहीं। तो देखिए बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं हिंदी में भी, हमें पूरी नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज तो हम जो है हिंदी में भी कई बार हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं जीएस जनरल स्टडी में। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। बहुत से प्रत्याशियों को तो ये भी नहीं पता होता कि इसमें क्या आता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जनरल स्टडी में मैथ भी आता है, जनरल स्टडी में सब कुछ आता है। लेकिन किसी पेपर में अगर और सभी विषय आपके अलग अलग हों तो जनरल स्टडी में हम जीएस में जनरल स्टडी साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट अदर पॉइंट्स इत्यादि को लेते हैं। जैसे मैं आपको जीएस के बारे में सारे पॉइंट्स तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। नदियों किनारे बसे नगर, जैसे पूछा जा सकता है लखनऊ किस नदी के तट पर है, गोमती। श्रीनगर किस नदी के तट पर है, झेलम पर। ऐतिहासिक तथ्य जैसे स्वतंत्रता संग्राम पर प्रमुख बातें। महत्वपूर्ण पुरुष, जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस बने, संस्थाएं जो बनी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, और स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, राजधानी, मुद्राएं, ये सिर्फ हमारे पड़ोसी देश और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट देश जो हैं, जो हमेशा चर्चित रहते हैं, जिनकी चर्चाएं रहती हैं, उनकी राजधानी और मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण दिवस, नदी घाटी परियोजनाएं, साइंटिफिक पॉइंट्स जिसमें आप डिजीज, इफेक्टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, और महत्वपूर्ण संशोधन, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, महत्वपूर्ण पुस्तकें। ज्योग्राफिकल पॉइंट, जो भारत का भूगोल है उसके बारे में स्पेशली आपको इम्पोर्टेंट बातें, ग्रह और विश्व के बारे में, सौरमंडल के बारे में, और भारत के भूगोल के बारे में, और महत्वपूर्ण एब्रीविएशंस। कई बार हम पूछ लेते हैं कि बताइए वो वयोवृद्ध महापुरुष कौन थे, जो जिन्हें आज़ादी की लड़ाई में सबसे वयोवृद्ध महापुरुष कहा गया, ओल्ड मैन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, कौन थे? तो सभी कहते हैं महात्मा गांधी। देखिए ये कॉमन सी बातें, जनरल बातें हैं, आपको आनी चाहिए। ओल्ड मैन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल जो थे वो दादा भाई नारोजी थे, वयोवृद्ध महापुरुष। इसी तरह से पूछ लेते हैं कि देश बंधु कौन थे, चित्तरंजन दास। दीन बंधु कौन थे, CF एंड्रयूज। कंफ्यूजिंग पॉइंट है देश बंधु, दीन बंधु।
गुरुजी कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी थे MS गोलवलकर और गुरुदेव थे रविंद्रनाथ टैगोर। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, भ्रमित होने वाला पॉइंट है। इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, और जिससे भी आप पूछिए आपको यही कहा जाएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर मैं देखता हूं कि बहुत से किताबों में हर बच्चे को किसी से भी आप पूछे सभी इसका आंसर ये बताते हैं, लेकिन ये गलत है। इसकी स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। और इसका पहला सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। यह प्रश्न IAS की परीक्षा में भी आया था, जिसमें यह फाइनल कर दिया गया था कि वास्तव में ये सच्चाई है कि कैप्टन मोहन सिंह ने ही इसका गठन किया था। तो कई बातें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं में अलग से और नेशनल लेवल पर अलग से आयोजित की जाती हैं, उनके आंसर भी कुछ अलग होते हैं, लेकिन कोई खास बात नहीं है, एक आध प्रश्न ऐसा हो सकता है। तो आपको GK के बारे में, GS के बारे में भी आपको गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, जितना भी आप करेंगे उतना ही आपके लिए कम होगा। तो स्टूडेंट्स, अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई करें, मन लगा कर करें, और इसके लिए एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता आपको रहेगी। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अच्छे मार्गदर्शन से एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी ने भी ऊंचे मूल्यों को छुआ है, ऊंचे टारगेट्स हासिल किए हैं। आप देखिए, एक कमज़ोर विद्यार्थी बहुत ऊंचे पद पर पहुंचा है, और एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट विद्यार्थी जो है उस पद तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सका। इसका कारण एक उचित मार्गदर्शन है, जिसकी आपको बहुत